आपके एस्से के एग्ज़ाम में 10 में से 2 बच्चा फ़ेल हो रहा है। क्या इतने नालायक हैं सारे स्टूडेंट्स? सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें क्लस्टर बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है। अगर हम इनको रिफ़ॉर्म्स कहें तो रिफ़ॉर्म्स नहीं, कुछ डिग्रीज़ को अलाउ करना, कुछ डिग्रीज़ को अलाउ ना करना, ये भी गलत है। क्या टाइमलाइन होगा इन रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन? आई बिलीव कि जहाँ पर हमें सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है वो ये है कि रिटन में आप एक सीट के 5 से 10 लोगों को पास करें। देखा-देखी पॉसिबल है कि बीएमएस में जो इस तरह के रिफ़ॉर्म्स आए। पेरेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। प्रॉब्लम इंडक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम बाद के स्टेजेस की है। प्रॉब्लम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की या बेस की प्रॉब्लम पाकिस्तान कस्टम सर्विस के लिए डूब जाती है। तो आप डायरेक्टली एमबीएस क्यों नहीं उठाते? आप बहुत ज़्यादा सख्त इवैल्यूएशन करते हैं या फिर फेयर इवैल्यूएशन? Assalamu alaikum CSS aspirants. I hope you all are doing great. This is your host Noor Azhar and I'm back with another exciting podcast on CSS. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि 2026 एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में CSS रिफॉर्म्स से रिलेटेड। क्या ये रिफॉर्म्स जो है वो आपको आपके डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन हासिल करने में जो है वो आसानी पैदा करेंगे या फिर मुश्किलात पैदा करेंगे। आप लोग जो है अभी किस चीज़ की तैयारी करें कि आप ये तैयारी को ऑन होल्ड कर दें जब तक कि कोई रिफॉर्म्स के ऊपर अपडेट नहीं आती या फिर अपनी तैयारी अगर जारी रखें तो क्या सब्जेक्ट्स आपको जो है वो इस टाइम पे पढ़ने चाहिए। इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि जी क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आ रहा है तो कुछ लोग जो है इस बारे में बात कर रही है कि आप लोगों की जो पहले की डिग्रीज हैं उसकी बेस पे आप लोगों को आगे ग्रुप्स में एलोकेशन मिलेगी। तो इस सब के ऊपर जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए वी हैव विद अस सर ज़ुहैब अहमद अंजुम जो कि सीएसपी ऑफिसर भी हैं, आप लोगों के सीएसएस के इंस्ट्रक्टर भी हैं और सीएसएस रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र उन्होंने रखी हुई है। तो आइए सर ज़ुहैब से जो है वो आपके तमाम सवालों के जवाबात लेते हैं और उनसे फर्दर जो है उनका ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सीएसएस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, स्पाइरल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें क्लस्टर बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है। उससे पहले डिस्कशन हो रही थी कि जी डिग्री बेस जो है सिस्टम एक इंट्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये सारी डिस्कशन सोशल मीडिया पे जो बातचीत हो रही है रिफॉर्म्स के अराउंड, इन योर ओपिनियन व्हाट आर दीज रिफॉर्म्स? फ्रैंकली स्पीकिंग जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक स्फीयर में अवेलेबल है उसको देखते हुए मेरी असेसमेंट ये है कि दीज आर सीएसएस चेंजेस और ये ज़्यादा मीनिंगफुल जो चेंजेस हो रही हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल अगर हम इनको रिफॉर्म्स कहें तो रिफॉर्म्स नहीं है। कोई ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं हो रही और जो एंड प्रोडक्ट है या आउटकम जो डिज़ायर्ड है इन रिफॉर्म से आई थिंक कि ये उनकी तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। सो दीज आर चेंजेस अगर मैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है उनको सामने रखते हुए दीज आर चेंजेस, दीज आर नॉट रिफॉर्म्स। तो सर आपका कहना ये है कि ये चेंजेस हैं रिफॉर्म्स नहीं, लेकिन पास्ट में भी जो है वो सीएसएस के अराउंड बहुत सारे चेंजेस रिफॉर्म्स आते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो एस्पायरेंट हमें सुन रहा है उसके लिए शायद ये एक फीलिंग है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि सीएसएस एग्जाम में कोई पैटर्न चेंज हो रहा है या किसी सिलेबस की चेंज की बात हो रही है। हालांकि 2016 में भी जो है रिफॉर्म्स आए, सिलेबस के अंदर भी चेंजेस हुए। तो इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन द हिस्ट्री के सीएसएस किस तरह से ओवर द पीरियड इवॉल्व होता रहा है और किस तरह से इसमें जो है वो चेंजेस आते रहे हैं एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एस्पायरेंट्स को जो है वो किसी भी एग्जाम में चेंज का या रिफॉर्म का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो हर स्टेट मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर करती रहती है और यही बात सीएसएस में भी रिफॉर्म्स के बारे में दुरुस्त है और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर अटेम्प्ट्स की जाती रही हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो सिविल स्ट्रक्चर है ये हमने इनहेरिट किया ब्रिटिश की जो इंडियन सिविल सर्विस थी वहाँ से। तो वहाँ से अलग होके इंडिया में ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया और हमारे पास पाकिस्तान में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस का एग्जाम कंडक्ट करता है। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सिविल सर्विस के ऊपर और जो सीएसपी क्लास थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि ब्रिटिश से हमने एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इनहेरिट की थी तो वो चक्कर निकाल लिया गया। मींस कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्लॉजेस थे या प्रोविजंस थी वो निकाल दी गई तो सिविल सर्विस के ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्शन था वो कट गया। राइट। उसके बाद फिर 1990s में जो मेजर चेंज आई वो थी 1990s में कि जब
एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी ब्यूरोक्रेसी से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर वो जुडिशरी को देती है। तो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी का दौर खत्म होता है, फिर मुशर्रफ का डेवोल्यूशन प्लान आता है जिसमें डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद से जो, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, अर्स्टवाइल जो डीएमजी थी, उसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा जो डेंट उसको लगाया वो मुशर्रफ के डेवोल्यूशन प्लान ने लगाया। उसके बाद फिर सिविल सर्विस रिससिडेट करती है, और फिर जो लेटेस्ट चेंजेस थी वो हमने 2016 में देखी कि जब सिलेबस चेंज कर दिया गया। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है सीएसएस में रिफॉर्म्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। राइट, इस वक्त जो बात हो रही है वो 2-3 पर्सपेक्टिव्स के अंदर जो है ना वो रिफॉर्म्स की डिस्कशन हो रही है। सबसे पहले जब ये बात मंजर आम पे आई, उस वक्त ये अजम्पशन थी, बल्कि अभी हम ये नहीं कह सकते वो अजम्पशन थी या असल में उस तरह होना है कि जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी डिग्री के बेस पे उनको ग्रुप्स एलोकेट होंगे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो एक बच्चा जिसने शायद अंडर ग्रेजुएट 4 साल की डिग्री, उसने इंटरमीडिएट में डिसाइड कर लिया कि मैंने सिविल सर्विसेज जॉइन करनी है, मैंने सीएसपी ऑफिसर बनना है। और नेचुरली मेजॉरिटी का जो है इंक्लिनेशन होता है पास की तरफ। तो अगर किसी बच्चे ने उस टाइम पे, क्योंकि अक्सर बच्चे जब आ रहे होते हैं तो उनको ये मशवरा दिया जाता है कि जी आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। उस बच्चे ने अगर इंग्लिश लिटरेचर को अपना मेजर रख लिया, उस बच्चे ने तो 4 साल पढ़ाई की सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश की। उसके पास तो पास के लिए कोई जो स्पेशलाइज़ नॉलेज चाहिए होती है वो उसकी डिग्री ने उसे दी नहीं। तो क्या ये सिस्टम जो है ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा? क्या गवर्नमेंट जो है इस तरफ जाएगी कि बच्चों की डिग्री की बेस पे उनको आगे ग्रुप्स एलोकेट किए जाएँ? इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस। आई थिंक डिग्री की बेस के ऊपर सिविल सर्विस में एलोकेशन का जो आइडिया है, ये वैसे तो शायद अच्छा लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। राइट। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि क्योंकि सिविल सर्विस जो है ना वो एक जर्नलिस्ट केडर मानी जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के होते हैं, और उनको डाइवर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। अगर आपने सिविल सर्विस को उनकी डिग्री की बेस के ऊपर उठाना है, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस के, लॉ के टॉप ग्रेजुएट्स उठा के उनको डायरेक्टली इंडक्ट कर लें। आपको सिविल सर्विस का एग्जाम क्यों आप ले रहे हैं? एक बात होगी। दूसरी बात, हमारा आइन सबको ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स में कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आप अगर कुछ डिग्रीज़ को अलाउ करते हैं और कुछ डिग्रीज़ को आप डिस्कार्ड कर देते हैं कि इनकी बेसिस के ऊपर आप सिविल सर्विस में या मखसूस ग्रुप्स में नहीं आ सकते, तो इसके ऊपर जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, एंड आई थिंक कि इस तरह की कोई भी जो प्रोविज़न है वो सेट असाइड हो जाएगी कोर्ट्स से। तो मैं मानता हूँ कि बिला इम्तियाज़, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तमाम जो अक्रॉस पाकिस्तान कोई भी स्टूडेंट जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान का सिटीजन है, उसके पास जो भी डिग्री है, उसको सिविल सर्विसेज के लिए कम्पीट करने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। और डिग्री बेसिस के ऊपर अगर आप, बेशक कि इवन अगर आप ग्रुप्स भी स्पेसिफाई कर दें, या फिर अगर आप कंडीशन लगा दें कि ये डिग्रीज वाले सिविल सर्विस में बैठ ही नहीं सकते, तो आई थिंक दोनों सूरतों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिसेस, शायद कहने की बात तक तो शायद ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल या कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आनी। उसकी वजह ये है, इस एग्ज़ाम की नेचर क्या है? ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये पाकिस्तान का एग्ज़ाम है। इसमें सारे पाकिस्तान के लोग, सारे स्टूडेंट्स आके बैठ सकते हैं। बिल्कुल। एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो लोग पास करते हैं वही आगे आते हैं। तो कुछ डिग्रीज़ को अलाउ करना, कुछ डिग्रीज़ को अलाउ ना करना, ये भी गलत है। और कुछ डिग्रीज़ की बेसिस के ऊपर बाज़ ग्रुप स्पेसिफ़ाई करना, पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस भी, या ये इस तरह का जो आइडिया है वो भी गलत है। उसकी वजह ये है, उसका जो जवाब है वो आगे दूँगा जब हम सजेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सिविल सर्विस की जो रेजीम है सारी की सारी, वो इस तरह की, अगर आप कोई स्पेशलाइज़ेशन या इस तरह की स्पेसिफ़िसिटी या स्पेसिफ़िकेशन आप शुरू में ही इंस्टॉल कर देते हैं, तो बाद का जो प्रोसेस है वो स्पेसिफ़िकेशन को सेंड कर देता है और स्पेसिफ़िकेशन को ख़त्म कर देता है। वो कैसे, उसके ऊपर हम आगे बात। बिल्कुल, आई थिंक कि एस्पायरेंट्स को इस चीज़ पे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सर हमारे पास सवाल आए हैं कि जी मैंने जो है वो जर्नलिज़्म की मेरी डिग्री है, क्या मैं रिफ़ॉर्म्स के बाद जो सिस्टम आ रहा है उसमें मैं एलिजिबल होऊँगा या होंगी या फिर नहीं? तो अगर हम डेटा को देखें और कानून को देखें तो जिस तरह सर ने एक्सप्लेन किया,
देयर इज़ अ वेरी रेयर चांस कि इस तरह की किसी चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट करे या इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि फिर तो सर हमें फिर हर बच्चा जो है ना फिर इंटर के बाद या ए लेवल्स के बाद फिर सीएसएस की तैयारी यस, कर रहा और होगा। रेयर चांस है गेट टू दिस। अगर तो साल के तौर पे एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि इन 2 डिग्रीज के लोगों को अलाउ ना किया जाए, अगर इस तरह की बात आती है तो इज वन सिंपल सॉल्यूशन। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री होती है, बीएटी वो एक जनरल डिग्री शुमार होती है। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। उसमें आमतौर पे 2 साल की वो डिग्री है, लेकिन प्राइवेट भी आप अपीयर हो सकते हैं, एक ही दफ़ा आप एग्ज़ाम दें और बीए की डिग्री दे दें, और आपने अगर सीएसएस में बैठना है, वही डिग्री एसपीएससी को दिखाएँ और आप क्वालीफाई कर जाएँगे। फिर एफएससी ये शायद ना कह सके कि आप बीए की डिग्री की बेस के ऊपर आपने मेडिकल की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री शो नहीं की और आप क्वालीफाई नहीं कर पाए। ऐसा कहना थोड़ा-सा मुश्किल है और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। अगर किसी को ये थ्रेट हो और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो आप प्राइवेट बीए कर लें। फॉर इंस्टेंस मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस दौरान मैंने प्राइवेट बीए कर लिया था और मैंने बीए की बेस के ऊपर अप्लाई किया था, इंजीनियरिंग की बेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया था। तो आप एक जनरल डिग्री कर लें बीए की, प्राइवेट डिग्री, एक दफ़ा आप एग्ज़ाम दें, बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप एलिजिबल हैं सीएसएस के लिए। आई थिंक कि हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ ना ही आए, डिग्री की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन अगर आती है तो सर ने आपको वे फॉरवर्ड जो है वो बता दिया है। सर अब हम आते हैं मेन डिस्कशन के ऊपर, जो क्लस्टर सिस्टम इस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी शेयर किया जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ने कोई क्लस्टर सिस्टम डिफाइन हो रहा है, जिसमें सबसे पहले तो सर हम अगर बात करें तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं उन्होंने नंबर ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी रिड्यूस कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और मार्क्स की जो डिवीजन है वो भी कम कर दिए। पहले 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे 600 मार्क्स के। अब जो नया सिस्टम या क्लस्टर सिस्टम हमारे सामने आया है उसमें हमें नजर आ रहा है कि जी 50 मार्क्स का जो है वो ब्रेसी का एग्जाम होगा, ऐसे 100 मार्क्स का इस्लामियत जो है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा, और कंपल्सरीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का सब्जेक्ट जो है ऐड हो गया है। पाकिस्तान अफेयर्स एक्सक्लूड हो गया है, इसमें से करंट अफेयर्स एक्सक्लूड हो गया है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, जीएस से भी एक्सक्लूड हो चुका है। एफपीएससी अगर तो ये इम्प्लीमेंट करेगा तो चलिए 3 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करके उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐड किया। तो सर आपका क्या कमेंट होगा ये दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर? आई थिंक कि जनरल नॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कंपल्सरी में से नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट है या करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है या जनरल साइंस की हद तक मैं कह सकता हूँ कि आप शायद उसको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि आप एमपीटी में भी वो टेस्ट कर रहे हैं। बट पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स ये वो सब्जेक्ट्स हैं, और इस्लामियात का सब्जेक्ट भी, जो कि आपकी कंपल्सरी की कोर है, जो कि आपका नॉलेज बेस जहाँ से टेस्ट होता है, जो कि आपका जो जो आप कहना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल इश्यूज़ की, नेशनल इश्यूज़ की, रीजनल इश्यूज़ की, ग्लोबल इश्यूज़ की। ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सारे लोगों से शायद। तो आई थिंक कि इन 3 सब्जेक्ट को कंपल्सरी से ड्रॉप करना ये अच्छा आइडिया नहीं है। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस आइडिया, एंड आई थिंक कि अगर इसी स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स में कंपल्सरी एज़ इट इज़ रहते 600 भी कंपल्सरी, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर प्रपोज़ल होता जितना ये अभी है स्कीम्स। राइट। सर यहाँ से करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो एक्सक्लूड हो गया है। एस्पायरेंट्स अब क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ने को कम कर दें या पढ़ना छोड़ दें? खुशखबरी है उनके लिए या बैड न्यूज़ है, या उसी सिस्टम को कंटिन्यू करें? करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर तो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको एसए में भी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है। वो आपकी जीके की बेसिस बनाता है। बाद में आपने इंटरव्यू के लिए भी वही पढ़ना है। आपको पढ़ते रहना चाहिए और न्यूज़पेपर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी करंट इश्यूज़ की, नेशनल इश्यूज़ की, पॉलिटिकल इश्यूज़ की, इंटरनेशनल इश्यूज़ की, रीजनल इश्यूज़ की, सिक्योरिटी इश्यूज़ की, इकोनॉमिक इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स मस्ट है। तो अगर तो इवन ये तो आपकी स्कीम है, टैक्टिक्स अभी नहीं आया और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये रिफॉर्म्स, ये चेंजेस अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसके बाद शायद भी बात की जा सके। अभी तो ये रिफॉर्म्स पाइपलाइन में हैं और ये अप्रूव होती हैं, नहीं होती, विद इफेक्ट कब से होती हैं ये भी देखे जाने वाली बात है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने पुराना जो जो स्केड्यूल है उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। सर इसी पे मैं फिर थोड़ा-सा फर्दर भी इलैबोरेट कर लें, क्योंकि एस्पायरेंट्स इस वक़्त यही उनका सवाल आता है कि अभी फिर पढ़ें तो क्या पढ़ें? अभी आप वही पढ़ें जो कि सीएसएस का सिलेबस है 2016 की बाद से ही आप पढ़ें। उसी सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे बढ़ें जो कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से लेके चल रहे हैं।
देखिए 26 की अटेम्प्ट में 8-9 महीने रहते। इस तरह के रिफ़ॉर्म्स आना और उनको इम्प्लीमेंट होना, उसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। देखिए डिग्री बेस्ड तो अगर डिग्री बेस उसको कंटीजेंट कर दिया जाता है डिग्री के ऊपर, तो उसके लिए तो 4 से 5 साल दिए जाने चाहिए प्रैक्टिकली, अदरवाइज़ वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। बिल्कुल। बट जो क्लस्टर सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्लस्टर्स की स्कीम आई है, उसको अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आई थिंक वो मिनिमम भी 27-28 की जो अटेम्प्ट है, वहाँ से इनको इन्फोर्स करने चाहिए। इससे पहले इसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाना चाहिए। तो फिर मेरा ख़्याल है कि जो 2026 के एस्पायरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें और भरपूर तरीके से जारी रखें, ताकि ये ना हो कि आप लोग जो है इंतज़ार करते रहें कि जी रिफ़ॉर्म्स आएँगे और हम रिफ़ॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करेंगे और फिर सीएसएस 2026 का एग्ज़ाम जो है वो सर पे आ जाए। सर ये हमारी डिस्कशन तो होगी क्लस्टर बेस्ड सिस्टम में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के इन्होंने क्लस्टर्स बनाए हैं, उसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स, पॉल साइ, लॉ ये 100 मार्क्स के हैं। फिर इसी तरह जो है पुलिस सर्विस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 2 तो उसमें ओवरलैप ही कर रहे हैं, पॉल साइ और लॉ जो है वो टास्क के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं। फिर एफएसपी में इंटरनेशनल रिलेशन, आई लॉ, इकोनॉमिक्स और ओएमजी ग्रुप आ गया, उसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने आया है, इस पे बच्चों को किस तरह से सिलेक्शन करनी होगी? कौन से क्या वक़्त फिर इसमें कोई ऐसे भी ग्रुप्स रह जाएँगे जिस पे एस्पायरेंट्स जो हैं वो दे विल बी लाइक कि हम क्यों इस ग्रुप को ऑप्ट करें? हम तो फिर टॉप टियर जो ग्रुप्स हैं हम उसी में जाते हैं, वहाँ पे पर्क्स भी अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे गाड़ी भी मिलेगी, नौकर भी मिलेगा, वहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल भी मिलेगा। तो व्हाई ऑप्ट फॉर द ग्रुप्स जिसके अंदर जो है वो आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतने नहीं मिलने? ट्रू, ट्रू ये किट्स सर जो जो ये प्रपोज़ल है, इस प्रपोज़ल में आके इस चीज़ के ऊपर नहीं सोचा गया। हुँ। क्लस्टर 1 में इन्होंने 4 ग्रुप डाल दिए हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेस्ट सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो आपने वो सारे ग्रुप एक क्लस्टर में डाल दी। क्लस्टर 2 में आपने आईआरएस रखा है, कस्टम्स रखा है, कॉमर्स एंड ट्रेड रखा है और पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट रखा है, ठीक है? हुँ। और फिर आपने क्लस्टर 3 में रेलवेज़, पोस्टल, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप और इन्फॉर्मेशन ग्रुप रख दिया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना, वो क्लस्टर 3 होगा। क्लस्टर 3 की तरफ कोई अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। अब जो क्लस्टर्स का उन्होंने निज़ाम किया है, उसमें उन्होंने 900 सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दी है। मिसाल के तौर पे अगर आप अ, क्लस्टर 1 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और लॉ आपको रखना पड़ेगा। एक बात तो ये है, आप देखें कि एग्जिस्टिंग इससे पहले जो सिलेबस था, हुँ। उसमें इकोनॉमिक्स 200 का था, पोल साइंस 200 का था, आईआर भी 200 का था। बिल्कुल, फिर अब इन्होंने 100-100 का कर दिया है। जैसे काम इन्होंने 2016 में किया था, लगता है इस बार भी वही करेंगे कि 200 का जो उससे पहले जो 200 का सिलेबस था, उसको जैसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी में, उसको 100 का कर दिया था। अब पोल साइंस भी इस टाइम 200 का है, सिलेबस वही रहेगा, स्कोर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एक तो ये हो जाए, स्टूडेंट्स को डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिसाल के तौर पे अगर वो क्रिमिनोलॉजी भी ले लेते हैं, इको के साथ, पोल साइंस और लॉ के साथ, तो वो पुलिस सर्विस और पैस दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही अगर वो आईआर और आई राइट। लॉ भी ले लेते हैं, तो वो फॉरेन सर्विसेज के लिए भी क्वालिफाई होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो ये आएगा कि जैसे पोस्टल ग्रुप है या मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप है या इंटरनेशनल ग्रुप है, इनमें जाने के लिए शायद स्टूडेंट्स ना मिलें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस क्लस्टर बेस्ड सिस्टम में मुझे नज़र आ रहा है या मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल। इसके अलावा इसमें एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे अर्बन मैनेजमेंट एंड टाउन प्लानिंग है, हुँ। पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कंपल्सरी में ऐड कर दिया है। इसके अलावा लॉ का सब्जेक्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि पैस के ऑफिसर्स को एनकाउंटर कहीं न कहीं करने पड़ते हैं। हुँ। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, जो इन्होंने फॉरेन सोर्सेज़ के साथ कंटीजेंट कर दिया है। इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट आपकी जनरल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाता है। तो आई डोंट सी कि वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ या पुलिस सर्विस के साथ रेलेवेंट कैसे नहीं है। देखें, आप जो सिस्टम आप सीएसएस के थ्रू जो इंडक्शंस कर रहे हैं, वो एक जर्नलिस्ट सिस्टम है। आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रोल्स के लिए बिल और बाद में उनको उन रोल्स के लिए ट्रैक भी किया जाता है। तो ये जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है,
वो मैं इन ग्रुप्स को देखता हूँ, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप और पोस्टल सेल्स। सर इसमें फिर एक ये भी तो इशू आएगा कि एस्पायरेंट्स चले क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो क्लस्टर 3 से कोई एक तो उन्होंने सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है? एक उन्होंने सिलेक्ट कर लिया लेकिन इंफॉर्मेशन ग्रुप और लेट्स से पोस्टल सर्विस में फिर अगर कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा, उन ऑप्शंस को ऑप्ट नहीं कर रहा, तो हाउ इज़ द गवर्नमेंट गोइंग टू मेक श्योर कि उधर सीट्स फिल हो रहे हैं? डेफिनेटली हमारे सीट्स ये सीट्स वुड फिल वेकेंट, बिल्कुल, ये वेरी कॉमन सी बात है। और ऑलरेडी जो है वो आपके 100% हुँ। रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स की तरफ फिर शायद लोग प्रेफ़रेंस के साथ ना आएँ। और गवर्नमेंट को फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह का किया जाए क्योंकि बच्चे दूसरे ग्रुप्स में जाते ही इसलिए हैं कि वहाँ पे दे गेट बेटर लाइफस्टाइल, पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट अगर ये सिस्टम इसी तरह इम्प्लीमेंट होता है जैसे ऑन पेपर हमारे सामने है, आई डोंट सी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि रेलवेज़ या पोस्टल ग्रुप को या इन ग्रुप्स को टॉप प्रेफ़रेंस में रखे। नहीं, गवर्नमेंट को लुक्रेटिव बनाना वो तो एक अलग बात है। जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी हम अगर बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपनी प्रेफ़रेंस के साथ मिसाल के तौर पे पोस्टल और रेलवेज़ के लिए जो सब्जेक्ट का कॉम्पिटिशन है, उसमें रखा हुआ है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्टल और रेलवेज़ के साथ बस यही लिंक है। क्या पोस्टल के साथ पोस्टल स्पेसिफिक और कोई सब्जेक्ट्स नहीं है? या तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जनरल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है, उनमें आप और भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस या तो हो करें। आपने क्या किया, एग्जिस्टिंग लिस्ट उठाई, उस एग्जिस्टिंग लिस्ट में से जो कुछ एरियाज़ या कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, वो उठा के अपने क्लस्टर्स में की। तो इसके ऊपर लगता नहीं है कि थॉरली होमवर्क हुआ है। फिर आप देख लें कि मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट को टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इसमें रख दिया है। उससे क्या जो पैस ऑफिसर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उनको टाउन प्लानिंग के साथ उनका कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है। या उनका वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज़ के साथ, डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ क्या उनको कंसर्न नहीं है? बिल्कुल है। सो ये वो एरिया है जहाँ पर ये टाउन प्लानिंग, फिर एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है इस तरह से उसके साथ बड़ा पर थॉरोली इंट्रोडक्शन होता है मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट के ऑफिसर्स का भी और पैस ऑफिसर्स का। तो वो भी यहाँ पे स्कीम में नज़र नहीं आ। तो आपने क्लस्टर बनाए हैं लेकिन प्रॉपर्ली जो होमवर्क मुझे होता हुआ नज़र। जो रिफॉर्म की बात की जा रही थी कि स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो रही है, आई थिंक इफ यू लुक एट द पोस्टल के जो ऑप्शनल रखा हुआ है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप के अंदर, वो स्पेशलाइजेशन इधर मिसिंग है। जैसे आपने कहा सर कि स्पेशलाइज या फिर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाए ना, और अगर तो फिर बच्चों को इनकरेज करना है कि वो इन ग्रुप्स में जाएं, तो फिर गवर्नमेंट को उनका रेम्यूनरेशन बेहतर करना पड़ेगा, उनकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स बेहतर करने पड़ेंगे, ताकि फिर वही प्रॉब्लम ना आए कि जी अब सीट्स खाली हैं और अब गवर्नमेंट दोबारा से जो है वो सीएसए स्पेशल कर रही है। देखिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये बड़ा बड़ा थॉरो और बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है। सिर्फ इंडक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं है। इस वक्त भी जो सिस्टम है, जो इंडक्शन करके जो लोग आपको दे रहा है, वो लोग अच्छे हैं, वो लोग बुरे नहीं हैं। प्रॉब्लम इंडक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम बाद के स्टेजेस की भी है। प्रॉब्लम वर्क्स एंड प्रिविलेजेस की या पेज की प्रॉब्लम है। आप कितनी पे कर रहे हैं एक ब्लॉक रेट को, ये आप देखें। बाकी मुल्कों में कितनी पे कर रहे हैं, क्या आप कंपेटिटिव सैलरीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या सर्विस स्ट्रक्चर प्रॉपर है? क्या टेन्योर प्रोटेक्शन है? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं? ये सारी बातें देखने वाली हैं जहाँ पर जाके ज़्यादा काम किया जा सकता और सर ये कंपटीशन जो है फिर तो अब हम अगर बात करें कि एक बच्चा जिसने क्लस्टर 1 के जो टॉप टियर ग्रुप्स होते हैं, उसने उसकी तैयारी शुरू कर ली। अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि मेजॉरिटी फिर उन्हीं को ऑप्ट करेगी, तो मेजॉरिटी जब उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेगी, पास को, पीएसटी को, एफएसटी को, तो उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ने का मतलब है कि फेलियर रेशो पे जो है वो सीट्स तो उतनी ही है, ठीक है? तो फिर वो बच्चे जिन्होंने इन 3 टॉप टियर ग्रुप्स को सिलेक्ट करना था, अब उनका क्लियर नहीं हुआ, तो स्पेशलाइज़ तो उनके पास ऑप्शंस कम ही रह गए बाकी ग्रुप्स के। अब वो बच्चा फिर अगले साल अटेम्प्ट दे रहा है, तो क्या यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि क्या गवर्नमेंट फिर एज रिलैक्सेशन देगी? क्या गवर्नमेंट फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो ज़्यादा करेगी, अगर तो ये क्लस्टर सिस्टम अप्लाई हो रहा है तो? है। देखिए, अगर आप 2 बातें चल रही हैं, सुनी-सुनाई जो। जी, जी, जी। एक तो ये कि 35 इयर्स एज अपर लिमिट कर रहा है। सॉरी यस, अपर जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स कर रहा है। और दूसरी जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि 5 अटेम्प्ट्स कर रहा है। अगर तो ये कर देते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपका जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है वो मुकाबले का इम्तिहान है और आप सारे पाकिस्तान में से
अक्रॉस डाइवर्स प्रोविंसेस, अक्रॉस डाइवर्स बैकग्राउंड्स, आपने लोगों को फिल्टर करके स्क्रीन करके उठाना है और उनको जो स्टेट की मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी में, उसके लिए उनको अपने ट्रेन करना है और उनको फिर प्लेस करना है। ये सिविल सर्विस का कंपटीशन एग्जाम्स का मकसद है। कोई भी ऐसा प्रपोजल, चाहे वो डिग्री बेस्ड हो या क्लस्टर बेस्ड हो, जो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी हो किसी ग्रुप के खिलाफ, किसी सेगमेंट ऑफ पीपल के खिलाफ, किसी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो वो आई थिंक प्रॉब्लमेटिक है। एग्री। ये आई थिंक बुनियादी बात है जो कि रिफॉर्म्स के पीछे। बिल्कुल ऐसी है। सर हमारी ब्रीफ सी डिस्कशन हुई टाइमलाइन के अराउंड, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा-सा और एक्सपैंड कर सकें क्योंकि एस्पायरेंट्स को क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने भी अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि जी मैंने मुकाबले के इम्तिहान में प्रिपेयर होना है, तो मैंने अपनी तैयारी कब शुरू करनी है, किस तरह से करनी है। तो कोई भी सिस्टम आता है, चाहे क्लस्टर बेस्ड सिस्टम हो या अगर जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि जी जो डिग्रीज़ हैं उसकी बेस पे स्टूडेंट्स की जो है वो एलोकेशंस हों ग्रुप्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि क्या टाइमलाइन होगा इन रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन का? मिनिमम भी 1 साल का टाइम देना चाहिए। अगर जो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आता है और ये सब्जेक्ट्स की ये स्कीम आती है तो। राइट। एक बात। दूसरी बात, इवन अगर 2026 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो आई डोंट सी कि ये 2026 से एग्ज़ाम्स में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर कर दिया जाता है, तो इस वक़्त चूँकि ये सिस्टम इन प्लेस नहीं है, पुराना सिस्टम इन प्लेस है। इस वक़्त मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को सिर्फ़ ये करना चाहिए कि आप अपनी जो पुरानी स्कीम है, पुराने सब्जेक्ट्स हैं, पुराना सिलेबस है, उसके साथ तैयारी जारी रखें और और सेफ साइड के ऊपर रहते हुए आप ये अ, जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, आईआर है, आई लॉ है, इनको आप तैयार रखें। जो नॉट 3 ग्रुप्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप तैयार रखें। चाहे अगर मिसाल के तौर पे हम इमेजिन करते हैं कि गवर्नमेंट आउट ऑफ नोवेयर फ़ौरन सितंबर-अक्टूबर में रिफॉर्म्स ले आती है, तो तब भी आप मेंटली तैयार हो एटलीस्ट इस लेवल तक। कोई सब्जेक्ट 2-3 पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपने तैयारी कर ली, वो निकल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नई स्कीम इंट्रोड्यूस होती है और आपको लास्ट मिनट पे तैयारी करनी पड़ती है, आप नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए अभी इसे क्लस्टर बेस्ड में आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हर स्टूडेंट उसके लिए एस्पायर करता है। तो उसके सब्जेक्ट्स, पुलिस सर्विस के सब्जेक्ट्स, उसमें सिर्फ एक पुलिस सर्विस के लिए क्रिमिनोलॉजी ऐड हो जाएगा, तो आप कैस और पुलिस दोनों के लिए क्वालिफाई करते हैं। फॉरेन सर्विसेज के लिए आईआर और आई लॉ, ये आप देख लें। अगर आपने फॉरेन सर्विसेज के लिए आपने प्रेफर करना है, फिर ये सब्जेक्ट उठाएं। अदरवाइज आप पाकिस्तान कस्टम के ग्रुप के ऊपर चले जाएं, उसमें इकोनॉमिक्स ऑलरेडी वही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट लॉ, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स का अभी से कॉम्बिनेशन बना के मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए मिनिमम भी आई थिंक स्टूडेंट्स को 1 साल ज़रूर मिले, वो 10 महीने ज़रूर मिलेंगे। और 26 में इम्प्लीमेंट होता हुआ इसको मैं नहीं देख सकता, नहीं देख रहा। उसकी वजह है, वजह ये है कि 24 का रिज़ल्ट नहीं आया, 25 का रिज़ल्ट नहीं आया। एफपीएससी प्री ऑक्युपाइड है। नया सिलेबस बनाना, नए रूल्स बनाना और उसके तहत पे सारा कुछ करना इतना आसान नहीं है। गिवन कि एफपीएससी इज़ प्री ऑक्युपाइड विथ सीएसएस 2023, 24 एंड 25। राइट। नहीं, थैंक यू सो मच सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि इवन जो अभी 2026 के एस्पायरेंट्स हैं, यू हैव अ चेकलिस्ट कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए अभी से ही अपने ऑप्शंस को ही वो आप रखिए, ताकि अगर तो ये सिस्टम इन प्रैक्टिस आता है, अप्लाई होता है, तो आपकी तैयारी पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। वैसे तो जैसे सर ने एक्सप्लेन किया देयर इज़ अ वेरी थिन चांस कि 2026 में अप्लाई हों, लेकिन अगर होते भी हैं, तो एटलीस्ट एस्पायरेंट्स हमारे जो हैं वो पहले से ही प्रिपेयर होंगे। और सर इसमें एक और ऑब्जर्वेशन कि लैंग्वेजेस जो हैं बड़े हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहे हैं, वो तो अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास से निकल गई है। अब अच्छे स्कोर्स लेने के लिए बस फिर ये जो कोर कोर्सेज हैं उनको ही अच्छी तरह। हाँ, जर्नलिस्ट में तो हैं लैंग्वेजेस, निकाली नहीं है सारी, जी जी। बट उन्होंने आई थिंक कहा है कि लैंग्वेजेस में से आप पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक में से आप एक उठा सकते। ये ऑलरेडी भी जो ग्रुप है वो एक ही है, उसमें एक ही आप उठा सकते। उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा सर, जो इतनी रिफॉर्म की बात हो रही है, आपको क्या लगता है ये हमने भी सारी डिस्कशन की, आर दीज रियली रिफॉर्म्स? इफ द आंसर इज नो, तो फिर रिफॉर्म्स क्या हैं एग्जैक्टली? ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अब देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्लस्टर क्यों बनाए गए। क्लस्टर अगर इसलिए बनाए गए हैं कि हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेंड लोगों को लाना है, ठीक है? हमने उसी बैकग्राउंड के लोग उठाने हैं
जिस बैकग्राउंड के हमें आगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हमें स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाले लोग चाहिए। ये इसका ग्रांडेड पर्पस है। अब आप देखें, अगर ये बात है तो फिर आपको अगर पाकिस्तान कस्टम सर्विस के लिए लोग चाहिए तो आप डायरेक्टली एमबीए क्यों नहीं उठाते? अच्छा सर, हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो अभी डाइसेक्ट किया क्लस्टर बेस्ड सिस्टम क्या है। हमने ये भी देखा कि अगर एलोकेशंस जो हैं वो डिग्री की बेस पे होंगे तो उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए ये रिफॉर्म्स बनाए गए थे कि जी स्पेशलाइजेशन होगी, तो आपको क्या लगता है आर दीज रियली रिफॉर्म्स, और जिस पर्पस के लिए ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं या इसके बारे में बात की जा रही है, क्या वो पर्पस अचीव होगा? फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कि ये रिफॉर्म्स हैं। उसकी वजह है देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम आप कंडक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो दैट्स वाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ज़रूरत पेश आई। अदरवाइज आपको कस्टम के लिए बंदा चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट्स उठा लें जिनका एमबीए का या बिजनेस का या बीबीए का बैकग्राउंड हो, आप उनको उठा दें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आपको चाहिए, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के रोल के लिए चाहिए या आपको फॉरेन सर्विसेज के लिए लोग चाहिए, तो आपकी कायद आज़म यूनिवर्सिटी या जीसी के जो आईआर के टॉप ग्रेजुएट्स हैं उनको आप उठा के लगा दें। आप कंपटीशन एग्जाम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको ये पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शायद इतना अच्छा नहीं है कि वहाँ से जो लोग हम टॉपर्स हैं उनको उठाएं तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो वो आपका एक ओड ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, आपको अगर एक स्पेशलाइज्ड रोल के लिए स्पेशलिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप एक जर्नलिस्ट एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये बुनियादी इट्सल्फ ये जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाता है। अब उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत है कि जो रोल्स हैं जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जाके परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए आप चाह रहे हैं कि शुरू से हम फिक्स करते हैं, या तो वो डिग्री बेस्ड के ऊपर आए या फिर वो क्लस्टर्स में कुछ सब्जेक्ट्स पास करके आए। आई थिंक उससे ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो जिससे मेरा तल्लुक है, तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप जब सीएसएस का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम में आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे, आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो गया, आप एलोकेट हो गए, उसके बाद आप आते हैं सिविल सर्विसेज अकेडमी में। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज अकेडमी में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है या 8वें महीने की अब हो गई। उसमें आपको पढ़ाया जाता है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कंट्री टूर्स होते हैं, आपको लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आपकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई जाती है, जो कि आपकी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ पैदा करती है आप में वो स्किल्स इनकलकेट करती है। वो ट्रेनिंग की रिजीम है जिसका पर्पज़ ही क्या है कि आपको आपकी स्पेशलाइज्ड रोल के लिए तैयार करना। उसके बाद फिर होता है आपका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको 10 से 12 सब्जेक्ट या 15 सब्जेक्ट्स तक पढ़ाए जाते हैं। 10 महीने से 1 साल तक की वो ट्रेनिंग होती है। पुलिस वालों की नेशनल पुलिस अकेडमी में होती है, एस वालों की पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैंपस में होती है। उसमें मिसाल के तौर पे हमें लोकल गवर्नमेंट लॉज़, रेवेन्यू लॉज़, सिविल लॉज़, क्रिमिनल लॉज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक लॉ और इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। कम्युनिटी स्टडी डूअर्स होते हैं, सेक्रेटेरिएट के साथ अटैचमेंट्स होती हैं, फील्ड में अटैचमेंट्स होती हैं, रेवेन्यू अटैचमेंट होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री के साथ अटैचमेंट होती है। वो सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स के एंड के ऊपर आपका एग्ज़ाम होता है, स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आपके वो 12-15 सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं, फिर आप आगे जाते हो। उसके बाद फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करता है उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो आपकी कैडर या आपके ग्रुप के स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक और पर्सपेक्टिव में तो अभी तक देखा ही नहीं गया है। वो जब आप पास करते हैं, फिर आपकी प्रोबेशन खत्म होती है और आप फील्ड में आगे एक ऑफिसर बनते हैं। जब आपको लोकल गवर्नमेंट लॉज़, आपको क्रिमिनल लॉज़, सिविल लॉज़ आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों को पढ़ा रहे हैं, तो 100 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, 100 नंबर का लॉ पढ़ के आपने कौन-सी स्पेशलिस्ट अट्रैक्ट कर लेने हैं सिस्टम में या कौन से स्पेशलिस्ट आपने इंडक्ट कर लेने हैं, उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा। आपको कुछ करना है, तो वो और जगह जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर आई थिंक ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एंड आई थिंक कि इस डायरेक्शन में या इस पर्सपेक्टिव में अभी तक
देखा नहीं गया, सोचा नहीं गया। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि जी रिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं और हमें स्पेशलिस्ट लोग चाहिए और इसलिए जो है हम अब क्लस्टर्स बना दें या ग्रुप्स इस तरह के बन रहे हैं कि बच्चे पहले ही वो सब्जेक्ट्स पढ़ के आएँ। लेकिन जैसे सर ने मेंशन किया कि आप पॉल साइ 100 मार्क्स और लॉ और इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पढ़ के तो आप फिर भी पास में कैपेबल नहीं होते, आपको सारी चीज़ें नहीं और पता जाते हैं देखिए, अगर आप ये समझते हैं ना कि वो एग्ज़ाम पास करके या इन सब्जेक्ट से प्लस 2 के थ्रू आप फ़िल्टर होके आ रहे हैं, तो आपके पास वो स्पेशलाइज़्ड एक्सपर्टीज़ आ जाती है। अगर स्पेशलाइज़्ड एक्सपर्टीज़ हासिल करना इन रिफ़ॉर्म से मकसद है तो वो मकसद सर्व नहीं हो रहा। आपको वही सब्जेक्ट्स 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग के पीरियड में थॉरोली पढ़ाए जाते हैं क्या? और थॉरोली आप प्रैक्टिस करते हैं और वो बेस्ट प्रैक्टिशनर्स जो इस वक़्त उन सब्जेक्ट्स के फ़ील्ड में हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। रेवेन्यू के टॉप लोग, जुडिशरी के टॉप लोग आपको पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में टॉप लोग आपको पढ़ाते हैं। वो लोग आपको बड़े बड़े टॉप लेवल के ऊपर ट्रेन भी करते हैं और अच्छे आपको ट्रेन करते हैं। अगर आपने कुछ करना है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की हार्वर्ड की 1 साल की अटैचमेंट ट्रेनिंग होती थी, 1 साल पढ़ने के लिए भेजा जाता था। वो आप दोबारा स्टार्ट करवाएँ। अगर आपको बिल्कुल। अगर आपको ये एतराज़ है कि सिविल सर्विस परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो डीपॉलिटिसाइज़ेशन की तरफ जाएँ। टेन्योर प्रोटेक्शन आप इंश्योर करें। आप बेहतर सर्विस स्ट्रक्चर और बेहतर पे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाएँ। आप कम्पेटिटिव पैकेजेज़ दें, कम्पेटिटिव सैलरीज़ दें, तब आपके पास अच्छे लोग आएँगे। एक और प्रॉब्लम सिविल सर्विस के परफ़ॉर्म करने का या सीएसएस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई हो रही हैं, उनकी एक और वजह ये है कि इस वक़्त आपका जो टॉप ग्रेजुएट है या आपकी जो क्रीम है, वो सीएसएस की तरफ नहीं आ रही। वजह? क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव उतना नहीं है। आप ट्रेनिंग्स करें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस करें और ट्रेनिंग्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस की बेसिस के ऊपर प्लेसमेंट करें। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर कि ज़्यादा सोचा जाना चाहिए, अगर आपने सिविल सर्विसेज़ को रिफॉर्म करना है तो। इंडक्शन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने से या 2-4 सब्जेक्ट्स ऊपर-नीचे कर देने से कुछ नहीं होना। और एक और बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो है आई थिंक कि सिस्टम के अंदर जो जो आपके आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे कोर्स कंटेंट्स जो हैं, वो अपडेट नहीं हुए। आप 2025 का प्रेस्सी का पेपर उठा के देख लें, उसमें वो वोकैब्युलरी आई है, जो कि शेक्सपियर को भी नहीं आएगी। रिडंडेंट वोकैब्युलरी है, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है। आप फंक्शनल लैंग्वेज टेस्ट करें, फंक्शनल स्केल के ऊपर टेस्ट करें और सूटेबिलिटी को प्रॉपर्ली असेस करें। हमारा बस वही फ़ैसिनेशन है कि जो मुश्किल से मुश्किल तरीन लफ्ज़ लिखेगा, वही अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा या अच्छी जिसको अच्छी इंग्लिश बोलनी आएगी या अच्छी इंग्लिश लिखनी आएगी। ऐसा नहीं है, दुनिया अब आगे बढ़ गई है इस सर अभी हम सजेशंस की बात कर ही रहे हैं, तो एमपीटी के बारे में भी बताएँ कि क्या आपको लगता है कि एमपीटी में कोई रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं? और आपके क्या सजेशंस होंगे एमपीटी के हवाले से, इफ एनी? आई थिंक एमपीटी जो है वो एमपीटी में तो चेंजेस नहीं आएँगे, क्योंकि एमपीटी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको रोल बैक तो नहीं किया जाएगा और एमपीटी एक अच्छा स्टेज है फ़िल्ट्रेशन का। इंडिया में यूपीएससी भी करता है, तो ये एक अच्छा फ़िल्ट्रेशन का स्टेज है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। आई थिंक इस साल का जो एमपीटी था वो काफ़ी सख्त था, काफ़ी अच्छा। तो कुछ हद तक इसको थोड़ा इसका जो पासिंग का जो लेवल है, थ्रेशोल्ड वो 100 मार्क्स तक अगर कर दिया जाए, तो आई थिंक एमपीटी ज़्यादा बेहतर पर्पज़ सर्व कर सकता है। बट फिल्ट्रेशन एक यस, अच्छी होती है। यस, बट एक और बात आपको देखनी है। आज की इंफॉर्मेशन एज में जहाँ पर एआई के सॉफ्टवेयर्स और हर चीज़ लोगों को एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप एक एमसीक्यूज़ की बेस के ऊपर किसी का इंटेलेक्ट या किसी की परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये इटसेल्फ एक फ्लॉड चीज़ है। दुनिया में एग्ज़ाम्स का जो सिस्टम है या रिक्रूटमेंट्स के जो सिस्टम है, वो अब बदल रहे हैं। तो आई थिंक एमपीटी या इस तरह के एमसीक्यूज़ बेस्ड जो असेसमेंट है, वो इटसेल्फ भी उसके ऊपर बात की जा सकती है। बट येस, स्क्रीनिंग और फ़िल्ट्रेशन के लिए ये अच्छी चीज़ है। सर रिटन एग्ज़ाम के बारे में हमारी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो गई, उसके सजेशंस पे भी हमने बात की, इवन एमपीटी पे भी हमारी डिस्कशन हो गई। लेकिन जो इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल पार्ट है सीएसएस एग्ज़ाम का, उस पे आपके क्या सजेशंस होंगे? आई थिंक जो एक बुनियादी बात है जिसकी वजह से जो इस वक़्त गवर्नमेंट को ये रिक्वायरमेंट फ़ील हो रही है कि सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी परफ़ॉर्म नहीं कर रही। आई थिंक उसकी वो वो रीज़न एक है जिसकी वजह से ये रिफ़ॉर्म्स की जा रही हैं। इससे पहले ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी का ट्रैक रिकॉर्ड था, ब्यूरोक्रेसी परफ़ॉर्म कर रही थी, शायद ये परसेप्शन है और अब ये परसेप्शन है कि अब नहीं कर रही।
उसकी वजह से ये रिफॉर्म्स की अटेम्प्ट की जा रही है। तो आई थिंक कि ब्यूरोक्रेसी में अब हमारी आबादी 24-25 करोड़ हो चुकी है और आपके पास सीट्स अब चूँकि प्रोविंशियल सर्विसेज भी हैं, तो आपके पास सीएसएस की हर साल 200 से 250 लोग हैं और एक 24-25 करोड़ में से अगर आप आधे लोग भी कर लें, तो आपकी 4-5 करोड़ की आबादी का पूल वो है क्योंकि हमारे यूथ पल्स बहुत ज़्यादा है। यस। वो पूल है जो कि उस एज ब्रैकेट में फ़ॉल करता है जिसमें लोग अगले 10 सालों में सीएसएस की तरफ जा सकते हैं, उस एज ब्रैकेट में फ़ॉल करें जो 18 से ऊपर है और 34-35 से नीचे हैं। तो 4-5 करोड़ की आपकी यूथ है, ठीक है? उनमें से जब आपके पास 200-250 लोगों को फ़िल्टर करके चूँकि आपका प्रीमियर एग्ज़ाम है, जब आप लोग आपके पास आते हैं तो आपका जो फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम है ना, वो अच्छा होना चाहिए और उसमें सूटेबिलिटी और फिटनेस को असेस करना, उसके जो टूल्स हैं आपके वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। राइट। सीएसएस की अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ सालों में सीएसएस का जो सिस्टम है वो ज़्यादा रिलाई कर रहा है रिटन के एग्ज़ाम्स के ऊपर। हम लिखते हैं कि सीटें 300 होती हैं, 250 बंदा पास होता है या 250 सीटें होती हैं, 300 बंदा पास होता है। दैट इज़ 1 ऑन 1 रेशो, 1:1 है, यानी 1 सीट के अगेंस्ट कितने लोग रिटन क्वालीफाई कर रहे हैं? 1 बंदा क्वालीफाई कर रहा है। 1:1.5 भी नहीं है। सीएसएस एग्ज़ाम्स के अगर आप ट्रेंड देखें पिछले कुछ सालों में, आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पर प्रॉब्लम है। आपके पास 15,000 या 13,000 या 10,000 बच्चा आपके रिटन में अपीयर हो रहा है। क्या उन 10,000 में से 1,000 बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कि आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर करे? और अगर नहीं है तो दैट मीन्स आपका एग्ज़ाम ही इटसेल्फ फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि आपने वही रस्सी में उसी तरह की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उठा के देखने हैं जो डिक्शनरी में भी आपको नहीं मिलेंगे। पैसेज आपने उतना बड़ा उठा के दे देना है जिस पैसेज की कोई कोई उसकी पर्पसफुलनेस नहीं है। जो एक ब्यूरोक्रेट को चाहे पुलिस में हो, पैस में हो, फॉरेन सर्विसेज में हो, वो उस तरह का पैसेज कभी उसको वो उसको इंटरसेप्ट नहीं करना पड़ेगा, इनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा उसको इस तरह के पैसेज। उस पैसेज की क्या यूटिलिटी है? तो आप जो जो पेपर्स हैं जिन बेसिस के ऊपर आप असेस कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ के ऊपर देखने की ज़रूरत है। एक तो सब्जेक्ट्स, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इसमें ऐड किए जाना चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सिलेबस उनका, करिकुलम जिसको आप जी, कहते जी। हैं, करिकुलम को चेंज होने की ज़रूरत है। फिर जो आपने इंग्लिश को जो है ना बॉटलनेक बना दिया, आपने इंग्लिश को बॉटलनेक बनाया हुआ है, इस साल का एग्ज़ाम देख के लगता है कि प्रस्सी को आपने बॉटलनेक बनाया हुआ है, इस्लामियात का पेपर आपने बॉटलनेक बनाया हुआ है, यूएस हिस्ट्री में आप लोगों को उड़ा देते हैं। तो वो जो फ़िल्ट्रेशन करते हैं ना, आप सैनिटाइज़ेशन करते हैं आप प्रॉपर्ली, उसमें आप 95-97% लोगों को तो आप निकाल देते हैं, रिटन के स्टेज के ऊपर। आपके एसए के एग्ज़ाम में 10 में से 9 बच्चा फ़ेल हो रहा है। क्या इतने नालायक हैं सारे स्टूडेंट्स? ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर धब्बा है। अगर आपके 10 स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, जो अच्छे अच्छे ठीक-ठाक 8-10 महीने, साल 2 साल की तैयारी के साथ, 4-4 साल की तैयारी के साथ, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक ऐसा ड्राफ्ट नहीं लिख सकते जो कि पास 10 में से 1 बच्चा पास कर रहा है। अब ये देखिए आपका जो फेलियर रेट है वो 95%। आप बहुत ज़्यादा सख्त इवैल्यूएशन करते हैं या फिर फेयर इवैल्यूएशन नहीं। आई बिलीव कि जहाँ पर हमें सिस्टम को ट्वीक करने की ज़रूरत है वो ये है कि रिटन में आप एक सीट के अगेंस्ट 5 से 10 लोगों को पास करें, उनके इंटरव्यूज़ कराएँ और उसमें जो पैनल है वो असेस करे बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, या साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, ग्रुप टास्क्स और उसके बाद 8-10 बंदों के आप इंटरव्यू करें। उसके बाद आप देखें कि किसका जो एप्टीट्यूड है वो पब्लिक सर्विस का है। रीज़न्स देखें उनकी, उनके केस को स्टडी करें, प्रॉपर्ली स्टडी करके स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड स्टडी करके पैनल पैनल आई एम श्योर जाते रहेंगे, आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या डिटेल हुँ। प्रोसेस है, बट उसके पेपर्स देखें, उसके आंसर्स को इवैल्यूएट करें, उससे उस बात के बारे में पूछें जो उसने लिखी है। तो ये कंप्लीट पर्सनैलिटी असेसमेंट के बाद आप उसकी जॉब के लिए फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं। राइट। आपको वो लोग चाहिए जो कि पाकिस्तान के आईडीए के साथ जो कि पैशनेट हों, जो ड्रिवन हों काफ़ी हद तक, हाइली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आपको चाहिए, वो आपके सिस्टम में परफ़ॉर्म करेंगे। इस तरह से मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज़ सजेशंस सर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम वैसे भी अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पे जा रहे हैं। अभी एक डिस्कशन हुई सेनेट में अराउंड सीएसएस रिफॉर्म्स और उसमें एक पॉइंट जो है वो शेयर किया गया कि जी ओए लेवल स्ट्रीम से जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चे सीएसएस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। हालाँकि मेजॉरिटी जो है बच्चे तो मैट्रिक एफएससी स्ट्रीम से आते हैं और डिस्कशन कुछ इस चीज़ के अराउंड थी कि जो है हमारा सीएसएस एग्ज़ाम एट पार नहीं है
उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, जिस तरह से ओए लेवल्स के बच्चे जो हैं वो अ, जिस स्टैंडर्ड से आ रहे होते हैं पढ़ के या एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। तो क्या फ्यूचर में कुछ, क्योंकि डिस्कशन इसके अराउंड हो रही है, तो इस डायरेक्शन में तो नहीं जा रही कि कुछ सेग्रीगेशन हो इस बेसिस पे कि मैट्रिक एफएससी के जो बच्चे हैं या ओए लेवल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है एग्जाम को कुछ खास तौर पे मोल्ड किया जाए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक इस तरह से एग्रीगेशन करना मुश्किल है। उसके 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अगर कोई ओ लेवल्स या ए लेवल्स के बैकग्राउंड से आता है या एफएससी, एफए करके आता है, तो उनमें से किसी को भी आप कंपैरेटिव डिसएडवांटेज के ऊपर नहीं रख सकते। एटलीस्ट एग्ज़ाम में उनको असेस करने के जो टूल्स हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड भी सिमिलर होना चाहिए। आई थिंक बात शायद वहाँ ये हो रही होगी कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के जो बच्चे हैं, वो इस निज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हैं और जो सराइकी स्पीकिंग है या जो पंजाबी स्कूल से पढ़ा हुआ है या सिंध या पश्तो के स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो शायद उस एग्ज़ाम के ऊपर कम्पीट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है या वो उसको एट पार एजुकेट नहीं किया गया। बट आप बिल्कुल, एक और बात देखें, देखिए इसी को मुराबित करने के लिए सिविल सर्विस में कोटा है। बिल्कुल। हमारे सिविल सर्विस में ओपन मेरिट के ऊपर कितनी परसेंट रिक्रूटमेंट होती है? 7.5%। साढ़े साथ 7%। कोटा सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? इसी चीज़ ताकि जो आपके एरियाज़ डिसएडवांटेज के ऊपर हैं, उनको आप क्या कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें और एक नेशनल लेवल के ऊपर आप सिविल सर्विसेज़ में प्रॉपर या इक्विटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन पा सकें। आई थिंक ये आर्गुमेंट तो वहाँ से निगेट हो जाता है। बिल्कुल, 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 परफेक्ट। सर स्टूडेंट से कुछ जो है ना वो एफएक्यूज़ से हमने जो है वो एज रिलैक्सेशन की बात कर ली, हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो है डिस्कशन कर ली। एक ये भी सवाल था कि अगर सीएसएस में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो क्या कोई इस तरह का चांस है कि पीएमएस में भी कोई रिफॉर्म्स आएँ? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? कोई आपको लगता है चांसेस इसमें? अभी कि अगर सिविल सर्विसेज़ में अगर कोई रिफॉर्म्स आते हैं सीएसएस में, तो देखा-देखी पॉसिबल है कि पीएमएस में भी उस तरह के रिफॉर्म्स आएँ। लेकिन एक बात आपने देखी जी, कि पीएमएस में इस तरह के रिफॉर्म्स लेस लाइकली इसलिए हैं, क्योंकि पीएमएस के थ्रू जो इंडक्शन होती है, वो 2 ग्रुप्स के लिए होती है। एक है पीएमएस सर्विस जो कि व्हिच इज़ इक्विवेलेंट प्रोविंशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेडरल बेस, राइट, ओके? बिल्कुल। और दूसरी है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफिसर्स के तौर पे, ओके? वहाँ पर पुलिस की इंडक्शन हुँ, नहीं होती। इसके अलावा जो है वो रेलवेज़ की नहीं होती रेलवेज़ क्योंकि बाकी सारे ग्रुप्स कहाँ से हैं? ये फेडरल के ग्रुप्स हैं, राइट, ठीक है? राइट, मेक तो सेंस। जो प्रोविंशियल सर्विस है, उनके अंदर इस तरह के रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, बल्कि प्रोविंशियल को आप बेहतर ट्वीक करके क्योंकि आपके 1 या 2 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपने लोगों को लाना है। ये अगर आपको स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज़्ड एक्सपर्टीज़ के साथ लोग चाहिए, तो आप अपने करिकुलम को या अपने सिलेबस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि वही एक्सपर्टीज़ जो आप इन्हीं लोगों में चाहते हैं, जो एग्ज़ाम पास करके एलोकेट होते हैं, वो उनको बाद में ट्रेनिंग के थ्रू और बाकी टूल्स के थ्रू इम्पार्ट की जा सकती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप कि आप लोगों को आज की डिस्कशन से जो है वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। क्या सिस्टम आता है हमें अभी नहीं पता, क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होगा, आपकी डिग्री की बेस के ऊपर जो है वो ग्रुप्स की एलोकेशन होगी, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रिवील्ड एट दिस पॉइंट। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं, और आज के पॉडकास्ट में आपको ये एटलीस्ट अंदाज़ा हो गया है कि अगर तो क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आता है, तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो अभी आप ऑप्ट करके एक परफेक्ट जो है वो स्मार्ट प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, ये मत सोचें कि जी कोई डिसीजन आएगा तो हम अपनी तैयारी करेंगे, नॉट एट ऑल। टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, अभी से अपनी तैयारी शुरू करें, तैयारी पे फोकस रखिए, पैनिक ना करें, स्मार्ट स्टडी करें और इंशाल्लाह आपके ड्रीम को जो है वो ज़रूर अचीव करेंगे। बाकी अगर आप कोई स्पेशल जो है टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स। आप किसी स्पेशल गेस्ट को सुनना चाहते हैं, तो भी हमें ज़रूर बताइए। और अगर सीएसएस रिफॉर्म से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो कमेंट से पोस्ट कर दें एंड वी विल डेफिनिटली address all your questions. Thank you so much, and I'll see you in another podcast.